बावर्ची शब्द से आपको भी परहेज तो नहीं? मुझे एक पैसे की शर्म नहीं आती है कि लोग अगर मुझे बावर्ची बोले या कुक बोले। फूड रिव्यूज को कितना सीरियसली लेते हैं? Restaurants are packed on Saturday, Sunday, Friday, Saturday, Sunday. Monday is a day when I definitely get one or two comments. आपका खाना बकवास, आप बकवास, आप ये, आप वो। बीवी से आपकी लड़ाई जरूर होती है। आपको सॉरी बोलना कितनी जल्दी आता है, ये मूल मंत्र है। फिर उसके लिए कुछ ना कुछ बना देता हूँ। 3 शख्सियत जो आपके कंटेम्प्रेरीज हैं, आप उनके काम से बहुत प्रभावित हैं। संजीव कपूर जी डेफिनेटली हैं। अगर मैं कला के रूप में कहूँ तो मैं सतीश अरोड़ा शेफ। एक शख्स इंटरनेशनली देखता हूँ, वो इंसली हेरियट है, शेफ हरपाल सोखी एज अ पॉलिटिशियन। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि मैं नहीं जाऊँगा, जा सकता हूँ। मैं सिर्फ एक ही चीज कहता हूँ कि मकसद क्या है भाई, जस्ट स्प्रेडिंग हैप्पीनेस थ्रू फूड। नमस्कार, मैं हूँ रिदम दत्ता और आप सबका स्वागत है रिदम ऑफ लाइफ में। अक्सर आपने ये बात लोगों को कहते सुना होगा कि अरे पढ़ाई लिखाई कर लो वरना कहीं बावर्ची या वेटर बनकर रह जाओगे। लेकिन कुछ लोग हैं जिन्होंने इस बात को बिल्कुल सीरियसली नहीं लिया। उन्होंने अपनी खुद एक शैली बनाने की सोची और अपने जीवन में अपने काम के बदौलत अपनी किस्मत लिखने की ठानी। और फिर एक दिन उस किस्मत के आगे वो अपनी सफलता का हस्ताक्षर कर बैठे और ऐसा हस्ताक्षर कि उनकी लिखी हुई इस किताब को पढ़ने वालों की संख्या अनगिनत है। और वो ही हैं हमारे खास मेहमान जो हमारे आज के फनकार हैं। उन्होंने अपने जीवन में ऐसा ही कुछ अजूबा किया हुआ है और वो हैं फूड, कुजीन और हॉस्पिटैलिटी के दुनिया के असली सरदार जी, द वन एंड ओनली शेफ हरपाल सोखी। हेलो रिदम, कैसे हैं आप? वेरी गुड सर, थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू सर। हमने इस एपिसोड का नाम रखा है दी अर्बन बावर्ची। क्या बात। अर्बन तो आप बिल्कुल लग रहे हैं, जी। तो आई होप बावर्ची शब्द से आपको भी परहेज तो? मुझे कोई परहेज नहीं है। ऑनेस्टली जिंदगी की शुरुआत ही वहीं से होती है। वो जो शब्द है आज से कई साल पहले उसी ये जो हमारा प्रोफेशन है उसी नाम से जाना जाता था। और मुझे एक पैसे की शर्म नहीं आती है कि लोग अगर मुझे बावर्ची बोले या कुक बोले और उसके बाद समझें कि शेफ बोले, तो वी आर परफेक्टली ऑल राइट, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे जो हम काम करते हैं वो इसी से रिलेटेड है। ओके। और सर आप ना देश के कुछ चुनिंदा शेफ में से एक हैं जिन्होंने इस बात पर मोहर लगा दी कि ये जो प्रोफेशन है इससे आप सिर्फ पेट नहीं भर सकते, जेब भी भर सकते हैं। तो आपने ये जो कारनामा करा, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली मैं आप जो भी करते हैं उसको बिल्कुल शिद्दत से करें रिदम, और इतने प्यार से करें कि आपको लगे कि नहीं, ये जो दिन गया है, ये जो काम मैंने किया है, ये फ्रूटफुल है। और कहते हैं ना सर कि वो बचपन में कुछ रंग नजर आ जाते हैं, तो क्या मम्मी पापा को बचपन में नजर आ गया था कि यार बेटे के अंदर तो है कुछ खाने बनाने की शैली? मम्मी पापा ने भी कभी सोचा नहीं था कि ये शेफ बनेगा, क्योंकि रेस्टोरेंट में खाने का चलन ही नहीं था। बिल्कुल नहीं था। मेरे शहर में अगर हमें पानी पूरी, जिसको गोलगप्पे हम वहाँ कहते हैं खड़गपुर में, अगर वो खाना होता तो गोलगप्पे लाए जाते थे घर पे। गोलगप्पे अलग, मसाला अलग, पानी अलग, सारा कुछ लाया जाता था और फिर पिताजी हमें बैठ के सबको खिलाते थे। अब कई बार मैं ये भी सोचता हूँ कि वो चलन और वो चीज, वो स्वाद, वो परिवार को इकट्ठा रखने की बात, ये मिशन द्वारा, ऐसी चीजों द्वारा कितना बढ़िया था। तो हॉस्पिटैलिटी आपके अंदर वहां गई, तो वहां से पिताजी जो है सबको बैठ के खिलाते हैं। अगर डोसा भी खाना है तो डोसा बन के आएगा, तो फिर घर पे बटाएगा। कचौरी खानी है तो मिठाई खानी है, तो सारी चीजें घर पे पहले आएंगी। फिर एक तरीके से परिवार का बड़ा सदस्य जो है वो सबको बांटेगा। और ये इस तरह का चलन था हमारे यहाँ। तो हमने ये नहीं देखा था कि, पिताजी ने भी नहीं देखा था या माताजी ने भी नहीं देखा था कि इसके अंदर वो शेफ की चीजें हैं या गुण है। सारों को यही लगता है कि इंजीनियर बने और या रेलवेज में ज्वाइन करें। लेकिन एक चीज जरूर मैं कहूंगा कि पिताजी जो है, बहुत साल तक मैंने उनको देखा कि संडे के संडे वो मटन बनाया करते। अच्छा जी। हाँ, बहुत प्यारा। मतलब हम वो संडे का इंतजार करते थे। फिर कुछ हो गया घर पे, फिर हमने मटन बनाना छोड़ दिया। लेकिन पिताजी संडे खुद जाके मीट लाएंगे, बनाएंगे, सब्जियां लाएंगे, बनाएंगे।
अचार सामूहिक जब बनता था हमारे घर में, वो एक सेलिब्रेशन टाइम होता था, तो वो पिताजी का काम था। पिताजी अचार बनाते थे और बिलीव मी कम से कम 100-150 किलो के ऊपर अचार बनता था, एक्सटेंडेड परिवार को बांटा जाता था, तो वो उनका काम होता था। और उस दिन सेलिब्रेशन होता था कि अचार बना तो स्टीम राइस दाल बनेगी, क्योंकि वो अचार के परात में ही सारे चावल को जो बॉइल्ड राइस है उसको उसमें घुमा के पूरा अचारी चावल बना के हम लोग खाते थे। वो तो आप जैसी बात कर रहे हैं कि पापा बनाते थे मटन, मेरा सवाल भी कहीं ना कहीं इससे अगला जुड़ा हुआ है कि जिस जमाने की आप बात कर रहे हैं, उस जमाने में जैसे आपने खुद का डॉक्टर्स इंजीनियर्स की भरमार थी, और अपने पापा मम्मी को ये कहना दैट यू वांट टू बिकम अ ग्लोरिफाइड फूड मेकर, कुक डिशेस फॉर पीपल, तो उनको कुछ धक्का लगा या महज ये कहना कि मेरा यही प्रोफेशन होने वाला है? एक्चुअली था कहीं ना कहीं ये धक्का जरूर लगा। मैं आपको जर्नी अगर बताऊं तो मेरे घर पे ऐसा था कि मेरे बड़े भाई साहब जो थे वो स्ट्रगल कर रहे थे। इंजीनियर का जो प्रोसेस होता है ना कि भाई आपने पहले साल अटेम्प्ट किया नहीं हुआ, दूसरे साल किया नहीं हुआ, तीसरे साल किया नहीं हुआ, तो उसके बाद आप क्या करते हो, ग्रेजुएशन का प्रोसेस शुरू कर देते हो। और उसके साथ साथ क्या करते हो कि भाई चलिए यूपीएससी के सर्विस कमीशन एग्जाम देना शुरू कर देते हैं। तो जैसे एज बढ़ती जाती है तो माँ बाप के लिए टेंशन बढ़ती जाती है। तो बड़े भाई साहब ने कहा कि यार हरपाल, मेरा भी फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं हुआ, तो बड़े भाई साहब ने कहा कि हरपाल तुम भी अगर यही लाइन पकड़ोगे तो पिताजी पे प्रेशर बन जाएगा। और हमारे एक नेबर थे जो होटल मैनेजमेंट करके आए थे, उनको इमीडिएटली नौकरी मिल गई थी। उन्होंने कहा अगर परिवार को सपोर्ट करना ना, ये कोर्स हमें अच्छा लग रहा था, एक नौकरी फटाफट मिल जाती है, तुम चले जाओ ये स्किल कोर्स करने के लिए। और वहाँ जब मुझे वो पता चला कि ये कोर्स में एक शेफ नाम की चीज होती है, और मेरा लगन मन से जुड़ा, मैं मन से जुड़ गया उस अल्फाज के साथ, और मुझे लगा कि यही करना है। जैसे आपने पूछा ना क्या वो पिताजी को धक्का लगा था, बिल्कुल क्योंकि जब हमने क्रॉस नहीं किया कैंपस इंटरव्यू और हमको नौकरी जरूर मिल गई इमीडिएटली, हम आफ्टर द हॉस्पिटैलिटी इमीडिएटली नौकरी मिल गई। ओबरॉय भुवनेश्वर एज अ ट्रेनिंग कुक हमने ज्वाइन कर लिया। लेकिन पिताजी एक दिन ऐसे ही आए देखने के लिए कि बेटा करता क्या, तो वो कैफेटेरिया में बैठे थे, हम कैफेटेरिया में काम कर रहे थे उस दिन, और वो हम बड़े बड़े बर्तन साफ कर रहे थे। वो जर्नी है तो पिताजी को अच्छा नहीं लगा। पिताजी घर पे गए और बोला अपनी मेरी मम्मी को बोला कि बेटा तो जो है वो बर्तन साफ कर रहा था, पता नहीं अच्छा रहे। तो फिर जब मैं छुट्टियों पे घर गया, पिताजी ने बोला बेटा एक बार फिर से सोच लो, रेलवे ज्वाइन कर लो। मैं कहा देखिए पिताजी, अब मैं जो कर रहा हूँ ना, मैं दिल से जुड़ा हूँ, मुझे करने दीजिए। बोले नहीं फिर भी एक बार सोच लो, ये सिक्योर्ड है। तो उनकी चाहत के लिए मैंने 1-2 बार रेलवे सर्विस कमीशन एग्जाम दे दिया और भूल गया, मतलब सिलेक्शन हो ना हो। फिर उन्होंने भी ध्यान देना छोड़ दिया। लेकिन उन्होंने अपनी एक काम उन्होंने बहुत अच्छा किया कि उन्होंने देखा कि बेटा जुड़ा हुआ है, डट के लगा हुआ है, तो अब इसको कैसे सपोर्ट करें। तो जितने पेपर में आर्टिकल आते थे रेसिपीज के, वो काट के रखते थे, रेस्टोरेंट्स के तो वो काट के रखते थे। तो जब भी हम घर जाते थे वो इतनी सी थप्पी हमें पकड़ा देते थे, पढ़ो और सीखो, ये देखो ये नई नई चीजें हैं, तुम्हारे काम की होंगी। एंड एक्चुअली दैट हेल्प मी अ लॉट। आपको कहीं ना कहीं कल्चर आपके अंदर इतना बसा हुआ है, जैसे हमने रिसर्च पे पता चला 5 से 6 भाषाएं आपको आती हैं, वो कितना कारगर साबित हुई जब आप इस प्रोफेशन में आगे बढ़े? एक्चुअली मैं रिदम आपको एक चीज बताऊं, मैं अक्सर घूमता हूं और मैं सुनता हूं कि इंडिया को और इंडिया के लोगों को कैसे जोड़ा जाए, कैसे ये इंडियननेस आए लोगों में। और इंडियननेस लाने का एक ही तरीका है, अगर हर इंसान हिंदुस्तान में 5-6 से ज्यादा भाषाएं बोल ले तो उसमें इंडियननेस आ जाए। क्योंकि मैं जब भी आंध्रा जाता हूँ, मैं थोड़ी तेलुगु बोलता हूँ, वो मुझे अपनाने में टाइम नहीं लेते। जब मैं बंगाल जाता हूँ तो वहीं पे पला पड़ा हूँ, तो वहाँ उनकी भाषा बोलता हूँ तो वो फटाक से अपना लेते हैं। उड़ीसा जाता हूँ, उड़ीसा वाले तो सन ऑफ द सॉइल कहते हैं मुझे, क्योंकि मैं बहुत कुछ करता हूँ और बातें करता हूँ। तो ऐसी जब चीजें आप बोलते हो, लोकली महाराष्ट्र में रहते हैं, मराठी बोल लेते हैं, तो लोग जो है अपनापन, जो अपनापन जताते हैं ना लोग, ये तब जताते हैं जब आप उनके सांचे में ढलने की बात करते हो। जैसे ही आप उनके सांचे में ढलते हो तो वो डिफरेंस बदल जाता है। अब जो आसान से कैप्चर हो जाता है वो है एक्सेस
टुवर्ड ट्रेनिंग स्कूल, Correct. हॉस्पिटैलिटी। आपके टाइम पर ऐसा नहीं था। तो बहुत सारे यंगस्टर्स जो आपके अंदर अपनी छवि देख रहे हैं, कुछ बड़ा बनना चाहते हैं, आपकी क्या सलाह है कि वो एक अच्छे शेफ बने या एक पॉपुलर शेफ बने? देखिए, सबसे पहले तो अच्छा शेफ बनना पड़ता है, उसके बाद ही आप पॉपुलर शेफ बनो। क्योंकि आज की तारीख में जिसको कहते हैं ना कि अगर आप चाहते हैं कि आपको सेलिब्रिटी स्टेटस का टैग चाहिए। अब सेलिब्रिटी स्टेटस क्या होता है भाई? यू आर सेलिब्रेटिंग फूड, यू आर एंजॉयिंग फूड, यू आर डूइंग द राइट थिंग्स इन लाइफ, राइट? तो पहले तो वो सीखना जरूरी है। मैं आज भी कहता हूँ कि मैं आज भी सीख रहा हूँ और मुझे कोई संकोच नहीं होता बोलने के लिए या सीखने के लिए किसी छोटे से बड़े से किसी से भी, क्योंकि जब चीज नहीं पता है तो सीखना पड़ती है। ठीक है ना? तो आज के जमाने में इतना तेजी से जमाना बदल रहा है, हर इंसान को सीखना जरूरी है। फटाक से आप कहोगे कि ओवरनाइट सक्सेस मिल सकती है, मैं ये नहीं कहता हूँ। आज के डिजिटल मीडिया में आपने कुछ ऊट पटांग चीज कर दी जिससे आप कैप्चर हो गए, अब पता नहीं वो क्यों चल पड़ा कुछ आपके लिए, और आप इतने बड़े बन गए कि आप भूल गए कि भाई एक्चुअली रूट्स जो है वो बहुत जरूरी है। जो एक कॉमन चीज है, इफ यू आर देयर टू स्टे फॉर लॉन्ग देन योर रूट्स नीड टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग। यू नीड टू रीड अबाउट लॉट ऑफ थिंग्स, यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज फूड। इफ आई स्पेसिफिकली टॉक अबाउट माई सब्जेक्ट ऑफ अ शेफ, आपको वो सीखनी है, आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेनी है। आपके लिए थोड़ा आसान है बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ मीडियम, बहुत सारे मीडियम्स हैं अभी जिनको आप एक्वायर कर सकते हो, यू नो, थ्रू योर स्मार्टफोन और व्हाट। हमारे जमाने में ऐसा नहीं था। हमारे जमाने में एक चीज को एक्वायर करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती। जेनजी जो जनरेशन है, कैफेज, लाउंजेस, रेस्टोरेंट्स को एक तरफ वो एक अलग ही उनका एक सोच है और उसको एक बिजनेस कमोडिटी बना दिया है। तो आप क्या कहना चाहोगे? और उस कितनी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो रही है वहाँ? अगर आपने कोई चीज नहीं खाई है, फॉर एग्जाम्पल जेनजी की बात करता हूँ, या जो लोग फूड ब्लॉगिंग करते हैं या फूड के बारे में लिखते हैं, अगर आपने कोई चीज नहीं खाई है, ठीक है जी, और आप उसके बारे में लिख रहे हैं, तो आपको जाहिर सी बात है आपको पता नहीं है आप क्या खा रहे हैं। ठीक है, आपका टेस्ट अगर मैच्योर्ड नहीं है तो आप कई बार ऐसी चीजें नहीं समझ पाएंगे कि ये सही है या नहीं है, क्योंकि आपका टेस्ट मैच्योर्ड नहीं है। हम भी नहीं समझते कई बार एज अ शेफ जब हम ट्रैवल करते हैं। अगर हम डीप चाइना में चले जाएं तो कोई ऐसी नहीं चीज समझ बहुत आएगा authentic जी, होगी लेकिन मुझे समझ में नहीं आई। That doesn't mean that the chef who's cooking there is an idiot. He spent his life doing something which is like, you know, very good for that local people. वो वहाँ के लोगों के लिए वो मास्टर है। तो इसलिए बहुत जरूरी है समझना, जानना। अगर आपका पैलेट मैच्योर्ड नहीं है, डू नॉट गेट इनटू अ कंक्लूजन दैट ये बेकार है, ये खराब है, क्योंकि पीछे किसी ने बहुत वक्त गुजारा है। When I'm cooking, it's that risky a thing. It's not just coming overnight. Overnight नहीं आती चीजें, मुझे सीखनी पड़ती है। मुझे अगर हैदराबादी बिरयानी बनानी है तो मुझे सीखना है और मैंने समय दिया है उसको सीखने के लिए। आज मैं आंख बंद करके बना सकता हूँ, लेकिन मैंने समय दिया। मैंने एक उस्ताद के साथ 1 साल गुजारा, बेगम मुमताज खान के घर पे जाके सीखा है, तो ये समय दिया है मैंने। और फिर भी मैं कह सकता हूँ कि मैं अगर रोज नहीं बनाऊंगा बिरयानी तो मैं परफेक्ट नहीं बना पाऊंगा। आप देखते हैं आजकल नए शेफ हैं घर बैठे ही, और फिर ब्लॉगिंग भी कर रहे हैं बहुत सारे लोग। कहीं डर तो नहीं लगता कि अरे यार ये तो मार्केट गर्म हो रही है बहुत? कभी भी नहीं लगा, लेकिन ये जरूर लगता है कि मुझे भी सीखना चाहिए। ओके, तो लर्निंग अगर मेरे लिए वो नॉलेज एक्वायर करनी है जो न्यू एज है, तो उनके लिए वो जरूरी है मेरी नॉलेज एक्वायर करना। ये एक स्कूटर पे सॉन्ग था, पता है आपको ना जी, गायब हो गए ना सर, तो लेकिन वो चल पड़ा है। उस समय इतना हिट था कि सलमान खान के बगल में जाके बंदी खड़ी हो गई थी, लेकिन आज गायब हो गई। सर, खाने को इमोशन से जोड़ते हो आप, क्योंकि कहीं ना कहीं दिल का मामला है ये। बिल्कुल। और कहते हैं कि अच्छा खाना खाने से मूड एनलाइटन हो जाता है। ये बहुत अमेजिंग सी हमारे पास एक मॉकटेल आई हुई है, व्हिच आई एम गोइंग टू रियली ट्राई, एंड इसको पीने से मूड फ्रेश हो जाता है। तो आप क्या जोड़ते हो खाने को इमोशन से? So there is a term called neurogastronomy. Okay, that term is directly linked to what you're talking, your emotions. Okay, and it's directly linked to just not the person who's eating, it's also linked to the person who's cooking. जब आपके न्यूरो सेंसेस आर इन द मोस्ट हैप्पी मूड,
you will see that फटाफट खाना बनाओ, and in the most happy mood, you will be able to create the best. And most of the time, that's what happens, and that's what I tell my people. When I'm in the kitchen, I'm absolutely in the happy mood. हम ट्रेन भी करते हैं लोगों को कि देखो गुस्सा हो जो भी है, घर पे कोई भी टेंशन है तो वी ट्राई टू मेक हिम काम, द पर्सन काम, एंड वी डोंट पुट हिम ऑन द रेंज देन. कहीं ना कहीं गड़बड़े होती है, ये पक्का है. तो इमोशन बहुत जरूरी है. अगर आप और मैं अपनी माँ को देखें, बिल्कुल, तो उनसे बड़ा एग्जाम्पल नहीं है. बिल्कुल बिल्कुल जी 365 दिन 3 मील शिद्दत के साथ बनाती हैं और मेमोरीज क्रिएट कर गए. ठीक है ना. आज भी हम याद करते हैं, अरे माँ के याद का वो, माँ के याद का वो, घर का वो. लेगेसी रेस्टोरेंट देखिए, बदलते नहीं चीजें, दुनिया बदल जाती है. लकड़ी के टूटे बेंच है तो लकड़ी के टूटे बेंच है. ठीक है. कढ़ाई वैसे ही है तो वैसे ही है. लेगेसी रेस्टोरेंट्स भी वैसे हैं. इमोशन है, जुड़ा हुआ है. फॉर एग्जाम्पल जहाँ बैठे हैं आईबीसी में या मेरे रेस्टोरेंट जो दिल्ली में है, वहां पे अगर कोई कंप्लेन करके चले जाए, आई विल हैव अ स्लीपलेस नाइट. ओके, क्योंकि कोई इस उम्मीद के साथ आया, मैं रहूं न रहूं या खाना बनाने के लिए, कोई इस उम्मीद के साथ आया है मेरे रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए कि शेफ हरपाल के यहाँ खाना खाएंगे, मजा आ जाएगा, परिवार धन्य हो जाएगा, और वो शाम उनके लिए एक मेमोरेबल शाम हो जाएगी. जब वो नहीं होती है और जब वो लिखते हैं तो बहुत दर्द होता है, बहुत दर्द होता है. यकीन मानिए, लोग सोचते हैं, लोग लिखते भी है कि आपका रेस्टोरेंट बकवास था, आपका ये आपको नहीं करना चाहिए. लेकिन कई बार होता है, हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, कई बार होता है. वी ट्राई टू एंश्योर दैट उनको वापस बुलाएं या उनके घर तक जाएं. मैं कहूँगा ना कि रेसिपी के ऊपर क्या है, रेसिपी के ऊपर इमोशन और पैशन है, तब जाके वो रेसिपी ठीक से बनती है. फूड रिव्यूज को कितना सीरियसली लेते हैं? Restaurants are packed on Saturday, Sunday, Friday, Saturday, Sunday. Monday is a day when I definitely get 1 or 2 comments or maybe more from people that आपका खाना बकवास, आप ये, आप वो. आज सोमवार के दिन हम ये एपिसोड शूट कर रहे हैं और हम इंडियन बारबेक्यू कंपनी जो शेफ हरपाल सोखी की एक बहुत ही नायाब चीज़ है, हम मंडे के दिन है, और मेरे दोनों कैमरामैन जो इस समय मयूर और दर्शन जो हमें इस समय शूट कर रहे हैं, उनको मैं देख रहा हूँ, इस समय उनके मुंह में पानी आ रहा है. तो हम ये शो खत्म करने से पहले वीकडे की शुरुआत है, उस दिन भी शेफ हरपाल की जो कुजीन्स है, जो बुफे है यहाँ का, वो कितना औसम. और आपके पास समय हो तो आके ट्राई करिए, मजा आएगा. आपका पेट भरेगा मगर आपका मन नहीं भरेगा, ये मैं आपको दावा करता हूँ. अपनी लाइफ का गुरु आपने किसको माना है? मेरे पिताजी के अलावा मेरे को और कोई गुरु दिखता नहीं है, और मेरे को उसके बाद जो कोई गुरु दिखते हैं वो अपने 10वें गुरु दिखते हैं, गुरु गोविंद सिंह. जी जी जी. दुनिया में बहुत सारे फिगर्स हैं जिनको मैं देखते रहता हूँ, जिनकी जर्नी, जिनकी स्टोरी ऑफ क्लाइंबिंग अप मैं देखते रहता हूँ. संजीव कपूर जी है, उनको देखते रहता हूँ. शेफ सतीश अरोड़ा जी है, शेफ मंजीत सिंह गिल है, जो मेरे रिलेटेड फील्ड में है. अब थोड़ा सा सीरियस सवाल मुझे आपसे पूछना है कि बीवी से आपकी लड़ाई जरूर होती होगी और मना भी लेते होगे आप, क्योंकि आप तो इतने जबरदस्त शेफ हैं. तो जो हमारे हस्बैंड्स देख रहे हैं, तो उनके लिए आपको क्या कहना, वो ऐसी क्या कुजीन बना के रखें कि पत्नी उनसे खुश रहे? देखिए, सबसे पहली चीज मैं आपको बताऊं कि आपको सॉरी बोलना कितनी जल्दी आता है, ये मूल मंत्र है. और ये सिर्फ इस जगह का मूल मंत्र नहीं है, हर जगह का मूल मंत्र. आप जितनी जल्दी बोलते हैं ना, अपना सर झुका के सॉरी बोल लो, चाहे गलती किसी की भी हो गलती. दैट एनालिटिक्स इज अ सेकेंडरी स्टोरी, बट are you taking the step forward to say sorry? That's the most important thing. फिर उसके लिए कुछ ना कुछ बना देता हूँ. क्या पसंद है उनको? देखिए, बिरयानी बड़ी अच्छी लगती है उनको, थाई करी अच्छी लगती है उनको. तो ऐसी जो चीज़ें जो इंटरनेशनली वो सीखना चाहती हैं, फिर वो बनाती है, वो मैं उनके लिए बना देता हूँ. कई बार इंडियन चीज़ें भी जो मुझे अच्छी आती है, दाल जैसे मुझे अच्छी आती है बनाना, हमारे रेस्टोरेंट साइड की, वो बना देता हूँ. हरा भरा कबाब हमारे रेस्टोरेंट का बहुत अच्छा है. तो ऐसी बहुत सारी यूनिक चीज़ें मैं उनके लिए बना देता हूँ. इतनी अच्छी भाषाओं पे आपका कमांड है, तो एक शेफ को सिर्फ अपने आप को यहाँ तक केंद्रित नहीं रखना है, इस पर भी ध्यान देना है कि उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, वो कैमरा फेसिंग भी हो, ये भी एक एडेड फीचर्स होने जरूरी है. आई टेल यू व्हाट, जो एक अच्छा ओरेटर है, जो एक अच्छा
बंदा है जो रेट कर सकता है, जो कम्युनिकेट कर सकता है, वो बहुत जरूरी है। अब दुनिया में नमक का जिक्र तब आता है जब कम हो या ज्यादा हो, जब एडिक्वेट हो तो कभी नहीं आता। तो ये आप सोचिए, नमक इज अ हिडन स्टोरी। एंड मेरा भी जिक्र तब आएगा जब मैं आपके किचन में पड़ा रहूंगा, जब आप खाना बनाएंगे तो मेरा जिक्र जरूर आएगा कि नमक की दानी से नमक डाला तो आपने नमक शमक डाल देते हैं बोल दिया। शेफ हरपाल का इंस्टाग्राम स्टोरीज जरूर चेक करिएगा। रिसेंटली मैंने इनकी इंस्टाग्राम स्टोरी सेव करी है, जो हम आपको दिखाएंगे इस शो पे, जहाँ कह रहे हैं हरपाल जी की मैं क्यों 36 का बनूं, मैं तो पैटीज हूँ, मैं तो बैड नहीं हूँ, मैं तो गुड हूँ। तो ये जो तरीके हैं ना, ये कहीं ना कहीं आपके जहन में रहते हैं। मैं सिर्फ एक ही चीज कहता हूँ कि मकसद क्या है भाई, जस्ट स्प्रेडिंग हैप्पीनेस थ्रू फूड। And sir, after COVID and during COVID, Ayurveda has been a very, talked about subject। और हमने बहुत सारे लोगों ने गिलोय, अश्वगंधा, तुलसी, लौंग, इलायची के इतने फायदे इस महामारी में जाने। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपने अपने खाने में आयुर्वेद को कैसे इनकलकेट किया। मुझे पता है आपने कुछ डिशेस ट्राई करी हैं, तो उसकी इस मॉडर्न लाइफस्टाइल और वे ऑफ कुकिंग में कैसे जोड़ा है आपने? देखिए, ये बहुत जरूरी है, बहुत अच्छी सब्जेक्ट है। मैं आपको बताऊं कि बहुत साल पहले हमारे एक उस्ताद होते थे, राम मिलर, ठीक है ना, बहुत ही बेहतरीन उस्ताद होते थे, और उनके नीचे मैंने काम सीखा और उनसे बहुत कुछ सीखा। तो मैंने ऐसे ही उस्ताद जी को एक दिन पूछ लिया, मैंने कहा उस्ताद जी, ये गोभी में आप अदरक क्यों डालते हो गार्निश में, आप कुछ और क्यों नहीं डालते? बोले नहीं, हमारे उस्ताद ने बताया। तो उनके पास जवाब नहीं था, क्योंकि उस्ताद ने पीढ़ी दर पीढ़ी यही किया, तो आपने भी कर दिया, ठीक है। वहां से मेरी उत्सुकता जागी कि ये ऐसा क्यों है भाई। सॉल्टेड लस्सी में जीरा क्यों डालते हो, गुलाब जल डाल, सॉल्टेड लस्सी में नहीं डालते, जीरा ही डालते हैं भुना हुआ, ठीक है। जब आप सीख कबाब खाते हो, टिपिकली खाते हो, ठीक है, आपको पुदीना का एक पत्ता आता है, ठीक है, ऐसे पड़ा हुआ, जो सही मायने होता है। बाद में वहां से शुरू हुई कहानी, फिर अचानक आयुर्वेद की बुक खरीदी, तो वहां समझ में आया कि हर चीज की तासीर और उसकी ऑपोजिट तासीर एक प्लेट में होना बहुत जरूरी है। बैलेंस करना, यिन एंड यांग जिसको कहते हैं, ये बहुत जरूरी है। अगर आपने ये नहीं किया तो कहीं ना कहीं आपका मेटाबॉलिज्म जो है आपको बोलेगा कि आज कुछ गड़बड़ हो गया। आप बहुत बार बोलते हैं ना, यार आज लूटिंग सा लग रहा है, जी जी जी, तो आज ठीक नहीं लग रहा, आज हेवीनेस लग रही है। वो हेवीनेस इसलिए है कि आपने कुछ ना कुछ मिक्स गलत कर दिया, और वो आपकी बॉडी उस समय रिएक्ट कर रही है, क्योंकि आपकी बॉडी को फिर काम करना पड़ता है। तो वो चीजें शुरुआत वहां से हुई आयुर्वेद की। 2019 में मैं एक लेडी को मिला हूँ, जिनके साथ मैंने फर्मेंटेड फूड्स पे काफी काम करना शुरू किया, और वहां पे और भी डीप रूटेड आयुर्वेदा के बारे में सीखना शुरू किया। तो हमने 2019 में गिलोय के बारे में बातें की, और हमने ऐसे ही बना दिया। हमने कहा कि भाई इसके फायदे बड़े हैं, आप पिया करो थोड़ा थोड़ा सा। तो हमने गिलोय की जड़ जो है, मतलब स्टेम जो है, वो ली, उसको कैसे पील करना और उसको क्या करना है, किसके साथ उबालना है, काली मिर्च, लौंग, अदरक के साथ उबाल के आप उसका काढ़ा बना के पीजिए। हमने ऐसे ही करके बता दिया। वो डिजिटली लोगों ने काफी एक्सेप्ट किया। अचानक कोविड हो गया, और लोगों को तब पता चलना शुरू हो गया कि गिलोय गिलोय गिलोय, भाई ये इतनी चीज आगे आ गई। और उस दौरान एक्चुअली सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, पूरे वर्ल्ड ने समझा कि अदरक, हल्दी, लौंग, इलायची, काली मिर्च, इलायची, ये महत्व क्या है, गिलोय, अश्वगंध, इसका महत्व क्या है पता चला। आज मेरे रेस्टोरेंट में, मैं कहता हूँ, जो कारीगरी हमने खोला है, वहां पे है ये सारी चीजें आपको खाने मिलेगी। मिर्ची का हलवा एक बहुत ही यूनिक चीज है। आप कितनी भी हैवी चीज खा लो, मेरे रेस्टोरेंट में मिर्ची का हलवा खा लीजिए आप 4 चम्मच, आपको हेवीनेस गायब हो जाएगा। अगर आपको साइनस है तो मेरे रेस्टोरेंट में मिर्ची का हलवा खा लीजिए, आपका साइनस गायब हो जाएगा। बुजुर्ग कह गए हैं कि खाना हमेशा 2 से 4 निवाले कम ही खाना चाहिए, क्योंकि पेट में जगह दीजिए, ऐसे करता है पेट काम। अगर इतना ही भरा रहेगा तो ये कैसे दबेगा, जब इतना रहेगा तो पेट ऐसा करेगा। एक अच्छा शरीर, अच्छा हार्ट, अच्छा स्किन, अच्छा बोन्स रखने के लिए आपकी क्या टिप रहेगी? बहुत सारी चीजें हैं, राइट फ्रॉम मॉर्निंग अंटिल नाइट। ओके, मॉर्निंग में जरूर आपको प्रैक्टिस करना चाहिए कि आप उठ के ल्यूकवार्म पानी पीजिए, ठीक है ना, कई, और उसके बाद एक्सरसाइज कीजिए, उसके बाद वापस नींबू शहद का पानी पीजिए,
या कोई अच्छा वेजिटेबल जूस पीजिए। बहुत लोग वेजिटेबल्स अवॉइड करते हैं, मॉर्निंग में सिर्फ फ्रूट्स खाते हैं। अगर सिर्फ फ्रूट्स खा रहे हैं तो बहुत अच्छा। फ्रूट्स के साथ एक्चुअली कंबाइन नहीं करना चाहिए, आपने इमीडिएटली कार्ब्स वगैरह नहीं कंबाइन करना चाहिए, थोड़ा समय देके कंबाइन करना चाहिए। ठीक है, समय मिलेगा तब जाके फ्रूट्स की आपको सही मात्रा में अहमियत पता चलेगी, आपके स्किन के लिए अच्छा रहेगा। सिट्रस चीज़ें खाएंगे तो आपके स्किन के लिए अच्छी है, विटामिन खाएंगे तो, प्रोटीन पैक चीज़ें खाएंगे तो और भी अच्छी है, कोलाजन बनेगा शरीर के लिए। जितनी नेचुरल चीज़ें ये जो फॉर्मेट्स में जाएंगी, जो आज पिल्स के रूप में जा रही हैं, जितनी नेचुरल जाएंगी उतना बेहतर। और 5 ऐसी चीजें अगर मैं आपसे पूछूं जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, जो वो अपने खाने में जरूर रखें, और 5 ऐसी चीजें वो अवॉइड करें डेली बेसिस पर। देखिए, 5 ऐसी चीज़ें खाने में ज़रूर रखें तो ये वेजिटेबल्स जो है, कलरफुल वेजिटेबल्स, ये बहुत ज़रूरी है, आप अपने खाने में ज़रूर रखें। ठीक है, जितना आप घर पे चीज़ें बना सकते हैं, वॉट एवर फॉर्मेट, आई वुड से ट्राई टू डू एवरीथिंग होममेड, विच इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। ट्राई टू ईट फ्रूट्स इन वॉट एवर फॉर्मेट। अब ये ज़रूरी नहीं है कि फ्रूट्स का मतलब ये है कि आप महंगे महंगे फ्रूट्स हैं। हिंदुस्तान में बहुत प्यारी चीज़ें हैं, बेर मिलते हैं हिंदुस्तान में, बेल मिलता है, शरबत। ठीक है, जब सीजन में जो हिंदुस्तान का फ्रूट है वो मिलता है, वो जरूर खाएं। अमरूद सुपर फ्रूट है भाई, खाइए आप, हाजमे के लिए इससे बढ़िया हो ही नहीं सकता। उसके बीजे चबा के खा सकते हो तो देखिए मेटाबॉलिज्म कैसा क्लियर रहता है। तो ये चीजें बहुत जरूरी है। एवरीथिंग दैट इज प्रोड्यूस्ड विद इन 100 किलोमीटर्स ऑफ रेडियस, जिसको कहते हैं, आप जहाँ रहते हैं वहाँ की चीजें जरूर खाएं। सो यू मस्ट हैव फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, लेंटिल्स, ओके, एंड सैलेड इन एनी फॉर्म। कार्ब्स नहीं खाना चाहिए, मैं ये बिल्कुल इसके अगेंस्ट हूँ। आप लिमिटेड फॉर्म में खाइए, समय पे खाइए और समय दीजिए। कोविड ने जैसा मुझे एक चीज़ अच्छा सिखा दिया है कि आप 7 बजे के पहले या 8 बजे के पहले खा लेते हो तो आप एकदम तंदुरुस्त रहते हो, बहुत बढ़िया, आपका मेटाबॉलिज्म तो सेट रहता है। शेफ, अगर हम कंटेम्प्रेरीज की बात करें तो ऐसे 3 शख्सियत जो आपके कंटेम्प्रेरीज हैं, आप उनके काम से बहुत प्रभावित हैं। संजीव कपूर जी डेफिनेटली हैं, ठीक है ना, उन्होंने हमारे प्रोफेशन को काफ़ी इज्जत दी है शुरू से। और अगर मैं कला के रूप में कहूँ तो मैं सतीश अरोड़ा शेफ जी का मैंने कभी काम नहीं किया, मेरे लिए वो द्रोणाचार्य। मैं आज भी उनको मिलता हूँ तो मैं उनको हमेशा शेफ सतीश जी नहीं कहता हूँ, मैं द्रोणाचार्य जी कहता हूँ, क्योंकि मैं उनके काम से बड़ा प्रभावित होता हूँ। वो इतने पैशनेट है अपने काम को लेके, पूछिए मत। और जब मैं टीवी के बारे में देखता हूँ, वो हैप्पीनेस देखता हूँ टीवी में, तो मैं एक शख्स इंटरनेशनली देखता हूँ जिनको देख के ही मुझे लगता है यार ये कमाल की चीज़ है, वो इंस्ली हेरियट है। तो सर, जैसे आप देख रहे हो आजकल बहुत सारे सेलिब्रिटीज पॉलिटिक्स की ओर भी रुख कर रहे हैं। पंजाब में जैसे हमारे भगवंत मान साहब हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, तो आपके पास ऐसा कोई हम देखने वाले हैं कि शेफ हरपाल सोखी एज अ पॉलिटिशियन? मुझे ऐसा लगता है कि द वर्ल्ड इज चेंजिंग, तो अगर वक्त मिला या समय मिला या कुछ ऐसा मौका मिला तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि मैं नहीं जाऊँगा, जा सकता हूँ। जैसे हमने आपकी जर्नी के बारे में जाना कि आपने खड़गपुर से शुरुआत करी, इंजीनियरिंग की तरफ जाना था, आपको किस्मत लेकर आ गई। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में इतने मशहूर शेफ हैं, इतने जहनी हैं आप, इतने जुड़े हुए हैं, तो इतने जीवन के सफर तक आते आते आपको अगर मैं ये सवाल पूछूं कि आपकी रिदम ऑफ लाइफ क्या रही है, तो आप क्या बोलना चाहोगे? See, currently my rhythm of life is earlier when I was not married was definitely my family, still my family, okay, still my mother. I always keep talking about my mother. आप देखेंगे मेरे कोई भी चीज़ जब मैं बात करता हूँ तो मेरी बेबे के अलावा मैं बात ही नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे एक ऐसा लगता है कि माँ के अलावा जीवन में कुछ नहीं होता, ठीक है ना। तो और अब मैं देखूँ, जब मेरी शादी हो गई, मेरा एक परिवार है, तो मेरा रिदम जो है, मेरी बेटियां हैं मेरे इर्द गिर्द, वो मेरी बीवी है, वो मेरे साथ रहें, तो मुझे ऐसा लगता है कि उनके बगैर, ये सारे लोगों के बगैर, मेरा जो भी एक्सटेंडेड परिवार और मेरा अपना परिवार, इनके बगैर वो जो पियानो की कीज होती है ना, वो पूरी नहीं होती। उसमें से एक भी की मिसिंग हो गई तो वो शायद रिदम बनता नहीं है। सो ऑल ऑफ देम कीप मी हैप्पी, एंड ऑल दोज पीपल हु हैव लव्ड मी, एक्चुअली दे ऑल कीप मी हैप्पी। इट्स लाइक अ, क्या कहते हैं उसको, वो कॉयर जिसको बोलते हैं ना, जो कि आप भी गा रहे हैं और पीछे से कोरस भी गा रहे हैं और 100 लोग इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं। तो अब तो जीवन ऐसे हो गया है कि
भाई ठीक है, एक फ्रंट रो शायद परिवार का है पूरा, और बैक रो या रोज या साइड रोज या जो भी है, उनमें जितने लोग जो प्यार देते हैं वो सभी हैं। ऐसा नहीं कहूँगा कि वो उनका कोई रोल नहीं है, बहुत बड़ा रोल है। जिन लोगों ने प्यार दिया है, जिन लोगों ने मुझे यहाँ तक बिठाया है, उन लोगों को भी मैं सलाम करता हूँ। और ये जो रिदम है बना रहेगा, आप तक मैं खुशियाँ पहुँचाता रहूँगा। और सर ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ। ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ। ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਔਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਈ, ਕਿਵੇਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ? ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਕਈ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਟੀਵੀ 'ਚ ਆਇਆ ਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇਖਿਆ ਸੋਖੀ, ਇਹ ਸੋਖੀ ਇਹ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਤੋਂ ਆ, ਇਹਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਨੇ ਤੇ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਤੋਂ ਹੋਣਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਥੋਂ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਆਈ ਹੈ। ਬਟ ਜਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪੂਰਨ ਸਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹਾਂ। ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਡਾਂਸ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਆਇਆ ਜਾਂ ਮੂਵੀ 'ਚ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜੋ ਇਹ ਸਰੂਪ ਆ, ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਲੋਕੀ ਇਹਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਕੇ ਫੋਲੋ ਕਰਨ। ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਹੈ ਬਈ, ਜੇ ਛੇਤੀ ਪਪੂਲਰ ਹੋਣਾ ਨਾ ਤੇ ਪੱਗ ਬੰਨ ਲਓ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਪੱਗ ਨਹੀਂ ਬੰਨਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ। ਆਪਾਂ ਤੇ ਪੱਗ ਬੰਨ ਲਈ ਤੇ 100 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਿਖ ਪੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਬਈ ਆਹ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਹੈਨਾ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਾਂਗਾ। थैंक यू सो मच जी, सत श्री अकाल। और सर ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ जरूर पूछना चाहेंगे, ऐसी जैसे हमारे आप शो पर आए, आपको कैसा लगा, और हम भी ग्रो कर रहे हैं, और हमारी ऑडियंस के लिए आप क्या कहना चाहोगे? भाई मुझे ऐसा लगता है कि रिदम, मैंने आपकी जर्नी सुनी है, और मैं शायद आपने मुझे बताया भी कि हम जी बहुत बिल्कुल पहले मिले हैं, और आप अभी जो इन्वेस्ट कर रहे हैं टाइम एंड जो आप क्रिएट कर रहे हैं, आई एम श्योर उससे आपको बहुत बढ़िया मुकाम हासिल होगा। क्योंकि जो चीज़ मुझे नज़र भी आ रही है आपके बीच में, वो है कि आप पैशनेटली, शिद्दत से आप ये काम कर रहे हैं, लोगों तक लोगों की जर्नियाँ पहुँचा रहे हैं। बिल्कुल, ये बड़ी बात है, मतलब और बहुत सारे लोग आएंगे, और बहुत सारी ऐसी जर्नीज होती है जो अनटोल्ड होती है, बिल्कुल होती है जी, लोगों ने सुनी नहीं होती है। और ये जरूरी नहीं है कि कोई सेलिब्रिटी की ही स्टोरी होनी चाहिए। आई एम श्योर यू विल कवर पीपल हु हैव एक्चुअली बीन सक्सेसफुल इन वेरियस फॉर्मेट्स ऑफ लाइफ, and we all need to hear people out, you know, so it's very important, and you're doing a fantastic job, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। आई विश यू ऑल द बेस्ट रिदम। वैसे भी आपका नाम रिदम है, तो आप रिदम बनाए रखेंगे, और जब रिदम बन जाती है तो भाई गाने का सबसे अहम एस्पेक्ट है रिदम। अगर रिदम सही है तो गाना सुनने में मजा आता है, तो इन्होंने तो रिदम पकड़ लिया। ये है शर्फ हरपाल सोखी, जिन्होंने अपनी जीवन की कितनी बारीकियां हमसे शेयर की, और कहीं ना कहीं 2 से 3 चीजें जो मैं अगर इस कॉन्वर्सेशन से आज निकाल के चलता हूं, तो वो है जो माँ बाप के लिए इनका शिद्दत वाला प्यार है, जो इन्होंने अपने काम में भी लेकर आए, और जिस तरह की पढ़ाई की उसको भूले नहीं, उस पर आज भी लगे हुए हैं, जानकारी प्राप्त करते हैं, और जो पा लिया उस पर वो अडिग हैं, उतने ही वो बरगद के पेड़ की तरह एकदम झुके हुए हैं। तो हम सबको ये सब चीजें सीखनी चाहिए। और हमारे आज के पीके बाबा तो ये हैं, हम अक्सर पीके बाबा की बातें बोलते हैं, हरपाल सोखी जी की बातें कहीं ना कहीं पीके बाबा की बातों से भी जुड़ी जाती है। तो आप सब अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं अगले एपिसोड में, एक नई कहानी लेकर आएंगे, और हमारे इस चैनल YMF को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, और अपना ध्यान रखिएगा। And you've born in a very family which has legacy in all the ways and means, and जिनकी रिस्पेक्ट आज तक है, और एक केंद्र है रिस्पेक्ट is equal to that family. So Rhythm, you very rightly said, क्योंकि एक फैमिली, इस तरह की फैमिली में पैदा होना, where both my parents have been great people, not only as film stars but as human beings. और फिर मेरे भाई हैं जो his life has also been something which I think you can't stop talking about.